सब कर लिया, कुछ बचा अभी? इमोशन बचा है। इमोशन बचा है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे लिखिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। राइटिंग अच्छी है आपकी, बस समझ में आ रहा है क्लियरली सब चीज़ें, ठीक है। रिंकी तुमने दिखाया नहीं था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ तक हुआ था उसमें? मेरा बस इंट्रोडक्शन बाकी था। अच्छा हो गया, इसके बाद होगा यही है। मतलब तक जितना पढ़ा दिया सब कंप्लीट है, गुड। अब ये रह गया हुआ आपका एटीट्यूड और इंटेलिजेंस, है ना? हो गया ये भी, ये तो अभी नहीं हुआ होगा ना? ठीक है। तो ये आपने पीपीटी से बनाया अपने मन से थोड़ा? लर्निंग के बाद लंबा लर्निंग है, मेमोरी, बस थिंकिंग शुरू है। इमोशन रह गया ना, थिंकिंग इमोशन, ठीक है। आप लोग दिखाइए। अजमल, अजमल नाम है ना? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किया, क्यों? आपका बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्मी, हाँ नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। दिखाइए क्या हुआ, कितना बनाया दिखाओ तो कम से कम, जो भी बनाया है। अंशिका आपका बनाया है कि नहीं? पीछे कितना कंप्लीट नहीं हुआ? बनाया नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सबसे बताइए। बनाया नहीं है, लाए हो? आपका क्या नाम है? वैभव तिवारी शुक्ला, बनाया है? दिखाओ, जो भी है थोड़ा दिखाओ तो। आप लोग कब बनेगा, कितने दिन में बताइए? इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, काम कर रहा हो जाएगा। बाकी लोग में किसका किसका रह गया, हाथ आइए। कब होगा अलकमा आपका? आपको भूल ही जाओ, सामने बैठे हो आप। कुछ स्टार्ट किया कि नहीं? लिख रहा, कॉपी करता है। और अतुल तुम्हारा तो चल रहा है, आपका कब होगा? 2 से 4 दिन, मंडे को। तो मंडे में एक्सपेक्ट करूं सबसे, मंडे से ट्यूसडे ना हो, ठीक है? मंडे को जो लोग बचे हैं सब लोग फाइनल दिखा दीजिएगा। कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इंटेलिजेंस। कर दो। इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक हो गया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, ये शुरू हुआ था ना, इसमें पहला हो गया था, सेकंड भी हो गया था।
क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, यहां से करना है इंटेलिजेंस, ठीक है, चेक कर लो कवर हो रहा है पूरा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मेजर्स ए पर्सन्स न्यूमरेसी, ठीक है, न्यूमरेसी मतलब पता है क्या होता है? न्यूमेरिकल पता है ना? न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल क्या होता है बताइए। हाँ, कैलकुलेशन एक्चुअली ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो न्यूमेरेसी क्या होगा आपका, क्या उसी से रिलेटेड हुआ, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मेजर्स ए पर्सन्स न्यूमेरेसी। क्वेश्चन इन दिस सेक्शन कैन इंक्लूड बेसिक काउंटिंग, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और बेसिक जो काउंटिंग जो प्रोसीजर होता है वो इसमें कवर होगा। एट हायर लेवल्स मेजरमेंट, जियोमेट्री एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। और जब हायर लेवल पर बढ़ेंगे तो उसमें मेजरमेंट, जियोमेट्री एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी जब हायर लेवल पे बढ़ेंगे। और नॉर्मल लेवल पे आप बात करेंगे तो सिर्फ एडिशन, काउंटिंग की बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। मैथ कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्मेट। मैथ के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं किसमें, वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्मेट में, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकता है कोई? रीजनिंग का क्वेश्चन है, नीचे मत पढ़ना, खाली उसको देखो, ब्लॉक से बने हैं। ईमानदारी से कोई सॉल्व कर दे बिना नीचे पढ़े तो मैं उसको मानूं, ठीक है। साइन क्या ईमानदारी से बता रहे हो, बिना ईमानदारी? इसी तरह क्वेश्चन आपके बैंकिंग में या कोई भी आप कंपटीशन दोगे, गवर्नमेंट के जो भी होते हैं एग्जाम्स, उसमें इसी तरह की रीजनिंग आती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, तो बताइए कौन बता रहा है, आप बता दो कैसे किया, और बताइए पीछे से। वैभव तिवारी, शुक्ला, सॉरी, बताइए आप क्या समझ में आया इससे? इसमें लास्ट में क्या आएगा, कैसे आएगा? हाँ, अब पता नहीं, पढ़ के बता दो कैसे पढ़ा, सुडोकू। हाँ, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसी तरह की रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको दिमाग लगा, यहाँ तो आपको नीचे दिया हुआ है, वहां दिया नहीं होगा, तो वहां आपको सबको देखना है कि सबका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज उसमें दिखाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है अगर आप ईमानदारी से बता दो तो। फिर आता है विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग। Visual spatial processing involves the recognition of both pattern and spatial relationship. The non-verbal portions of this subtext usually includes assembling puzzles and patterns. इसमें क्या होता है, जो puzzles assemble करते हैं ना, या कोई pattern दे दिया जाता है उसको बनाते हैं, तो वो सब आता है इसमें। The verbal portion includes questions about directions and test a subject's ability to identify spatial relationship in pictures, ठीक है। अब इसका बताइए, अब इसको पढ़िएगा नहीं कोई, वरना मैं डिलीट मार दूं, आप लोग पढ़ लेते हो मुझे लग रहा है। इसमें कौन सा सही होगा, क्या मतलब होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन सा डिफरेंट है सबसे? बताइए कौन, ई है, डी है, सी है, बी है, ए है, बताइए। हाँ, तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, कैसे? अच्छा बताइए, इसको एक्सप्लेन तो करिए। सही बता रही है, पक्का? हाँ सही है, तो ऐसे ही आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। या तो आपके न्यूमेरिकल आएंगे या इस तरह के आएंगे, जिसको आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो जरूरी नहीं उसमें खाली फिजियोथेरेपी पूछी जाएगी, सब भी पूछा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी इज डिफाइंड एज द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट कैप्चर, सॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इन ए पर्सन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी।
ठीक है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है? डिफाइंड एज द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट कैप्चर सॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इन ए पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आप की मल्टीपल प्रोसेसर होता है इसमें कैप्चर करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन को पर्सन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक द गेम कंसंट्रेशन, ए टेस्ट सब्जेक्ट माइट बी आस्क्ड टू रिकॉल ए प्रीवियसली प्रेजेंटेड पिक्चर। ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई गेम आपको खिलाया जा रहा है, उसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेशन का गेम है वो। ठीक है, आपको कोई पिक्चर दिखाएगी, ठीक है, उसके बाद आपसे बाद में पूछा जाएगा क्या था, कौन सी पिक्चर थी, तो वो आता है आपका वर्किंग मेमोरी में कि आपने उस समय कितना उसको कैप्चर किया। ब्लॉक स्पैन सिंपली इन्वॉल्व्स टैपिंग आउट ए सीक्वेंस ऑन ए सीरीज ऑफ ब्लॉक्स एंड आस्किंग द टेस्ट सब्जेक्ट टू रिपीट द सीक्वेंस, है ना। ये भी होता है ब्लॉक स्पैन सिंपली इन्वॉल्व्स टैपिंग आउट ए सीक्वेंस ऑन ए सीरीज, मतलब सीक्वेंस पे आप ब्लॉक्स को टैप करेंगे एंड आस्किंग द टेस्ट सब्जेक्ट टू रिपीट द सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरह के ये गेम होते हैं, उसके थ्रू ये चेक किया जाता है। फिर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंस। पहला होता है नेचर, क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेंगे इंटेलिजेंस को, मतलब क्या क्या फैक्टर्स को मतलब चेंज करेंगे, उसमें प्रभाव डालेंगे। तो पहला नेचर, उसमें आएगा हाउ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी इफेक्ट्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस। ठीक है, जेनेटिक्स और जेंडर, जो दो चीजें आती हैं, जेनेटिक्स और जेंडर। सेकेंड है नर्चर, फ्रॉम इमीडिएट एनवायरमेंट टू थॉट आउट द लाइफ। ठीक है, इसमें आता है प्री एंड पोस्ट नेटल डाइट। प्री एंड पोस्ट नेटल समझते हैं क्या होता है? क्या कह रहे, सुनिए, तेज बोलिए। अच्छा, और कोई बताए प्री एंड पोस्ट नेटल क्या होता है? किसी को पता है? नेहा ने जो बताया फिर बताया, एक बार कस के बताओ नेहा, क्या बोला आपने? सबको सुनाई देगा। सही कह रही है? सही कह रही है, गलत? ये बताइए, यस या नो? नो। और कौन कह रहा है नो? और यस कौन कह रहा है? अच्छा, हाँ इन्होंने बोला, तो यस या नो? हाँ ठीक है, आपने सही बताया। आप बताइए, आप कह रहे नो, ठीक है, और कौन कह रहा है नो? जी नेहा, सुना आपने आशी ने क्या बोला? प्री नेटल मतलब प्रेगनेंसी की बात हो रही है। प्री नेटल मतलब जब प्रेगनेंसी के पहले की बात है, तो पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है, इसमें एक्सरसाइजेस भी होती है प्री नेटल पोस्ट नेटल, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट क्या इसमें रोल होगा इसका? फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट टू थ्रू आउट द लाइफ। जो फैमिली का एनवायरनमेंट होगा वो भी इंटेलिजेंस पे असर डालता है। स्कूल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो है, ये सारे फैक्टर जो है उस पर असर डालेंगे। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे फर्क डालेगा, फैमिली एनवायरनमेंट कैसे फर्क डालेगा, बताओ तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस पे घर का माहौल या स्कूल का माहौल कैसे फर्क डालेगा, बताइए। क्या? कौन बोल रहा? क्या? क्या? हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे? सही कह रहे हो, ठीक है। तो फैमिली का एनवायरनमेंट मतलब घर में जो एनवायरनमेंट है और स्कूल का एनवायरनमेंट, दोनों का रोल है। ठीक है, अब घर का एनवायरनमेंट किसी के मान लीजिए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस अगर है भी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता।
ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से निगेटिविटी और बाकी चीजें उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है इंटेलिजेंस पे ये फैक्टर। ठीक है, स्कूल का एनवायरनमेंट जैसे उन्होंने बताया, टीचर की पढ़ाई जो पढ़ा रहा है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, या आसपास का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है ना, तो ये सब चीजें जो है, या फिर अभी आप यहाँ बैठे हो बगल में खास के लाउड स्पीकर बज रहा हो, तो इन सब चीजों का असर पड़ेगा कि नहीं इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे तो उस चीज को कैसे सीख पाओगे, है ना, तो कहीं ना कहीं प्रभाव उस डालता है उस पर। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पता है? क्या बोला आशी? किसको लेके क्राइसिस होगी? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तो क्राइसिस तो अलग चीज हो गई। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अच्छा, और अब बता सही तो, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब हुआ क्या, मतलब बताइए फिर से, बस सोचिए। हाँ, उनका रहन सहन सोसाइटी में कैसा है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, तो मतलब जो उनका स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है ना, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो है, इकोनॉमी लेवल जो है वो किस तरह का है, मतलब किस माहौल में वो लोग रह रहे हैं, है ना, वो आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। ठीक है, फिर आता है रेस एंड एथनिसिटी। ये क्या होता है? रेस एंड एथनिसिटी क्या होती है? हाँ, जातिवाद। ठीक है, कास्ट को लेके एथनिसिटी, मतलब जो जातिवाद होता है लोगों के अंदर होता है ना, कि हमारी कास्ट के दूसरी कास्ट के, ये सब चीजें जो आती हैं वो सब, ठीक है, इसमें आ जाएगा एथनिसिटी में। अब आता है इंटेलिजेंस फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? फिजिक्स, केमिक, नर्वस सिस्टम, है ना। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर में जो भी पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, उसका फिजिक आएगा, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। केमिक मतलब उसके अंदर जो केमिकल जो होता है हम लोग के अंदर, तरह तरह के केमिकल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है, दिख नहीं रहा क्या पीछे आप लोगों को? अच्छा, ठीक है। और सोशियोलॉजिकल में क्या आएगा? होम, स्कूल, लैंग्वेज, कल्चर। और साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा? इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इमोशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड सेंटिमेंट्स। जो चीज आप पढ़ चुके हो वो सब आपका आएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। ये सारे फैक्टर जो आप पढ़े हो अभी, मोटिवेशन, इमोशन, एटीट्यूड, वो सब आपके इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है, अब आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लैंड एंड सीड यूज टू ग्रो द क्रॉप, है ना। लैंड होती है और सीड होता है, उसको यूज करते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में। वाइल द सीड इज हेरिडिटी एंड द लैंड इज एनवायरनमेंट। अगर आप सीड को हेरिडिटी मानो और लैंड को एनवायरनमेंट मान लो, ठीक है, समझ रहे हो ना लैंड और सीड क्या है। इफ द लैंड इज इनफर्टाइल, तो लैंड है वो उपजाऊ नहीं है, इनफर्टाइल है। इवन विद द गुड सीड, ठीक है, अगर आप वहाँ पे अच्छा सीड यूज करते हो, वन कैन नॉट हैव ए गुड क्रॉप, उसके बाद भी वहाँ पे फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी। भाई अगर लैंड खराब है तो आप कितना अच्छा बीज डाल दो तो फसल अच्छी नहीं होगी ना। सिमिलर विद द फर्टाइल लैंड, अगर लेकिन इसी के कंपेरिजन आप देखें कि अगर जो लैंड है वो बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, इफ द पुअर क्वालिटी सीड्स आर यूज, लेकिन वहां पे अगर पुअर क्वालिटी की सीड डालोगे तो क्या होगा? द क्रॉप विल नॉट अचीव द गुड रिजल्ट, है ना, तो तब भी वहां पे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। एज फर्टाइल लैंड एंड गुड क्वालिटी सीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर गुड क्रॉप, सिमिलरली द हेरिडिटी एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट आर नेसेसरी फॉर हायर इंटेलिजेंस। समझ गए? जैसे कि एक उसको फसल को ग्रो करने के लिए एक अच्छी लैंड चाहिए और सीड चाहिए, ठीक है, उसी तरह से किसी के भी इंटेलिजेंस को ग्रो करने के लिए जो है हेरिडिटी और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, हेरिडिटी मतलब जो कि जेनेटिक्स में है, और एनवायरमेंटल मतलब जो भी उसके आसपास में
जहाँ पे वो रह रहा है उसके आसपास में जो भी एटमॉस्फेयर है, चाहे वो स्कूल में हो, फैमिली में हो, है ना, या फ्रेंड्स में हो, कहीं भी हो, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है जेंडर। बॉयज एंड गर्ल्स टेंड टू बी इक्विवेलेंट इन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत से एस्पेक्ट में बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं इंटेलिजेंस में। द एवरेज IQ scores of boys and girls is virtually identical. The extremes both low and high ends are over represented by boys. ठीक है, बॉयज में क्या होता है, द एक्सट्रीम्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड बाय बॉयज, मतलब इनमें जो है लो और हाई का रेशियो जो है गर्ल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। पहला क्या है, गर्ल्स एज ए ग्रुप टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर इन वर्बल फ्लुएंसी, इन राइटिंग, इन पर्सनल स्पीड स्टार्टिंग एज अर्ली एज द टॉडलर ईयर्स। ठीक है, गर्ल्स जो होती हैं वो चीज़ों को जल्दी सीखती हैं। वर्बल इन्फ्लुएंसी समझ रहे हैं ना, बोलना। ठीक है, जैसे भी आप कभी बच्चे को देखो तो एक बेबी बॉय होगा और बेबी गर्ल होगी, तो बेबी गर्ल में ग्रोथ जल्दी दिखेगी आपको, उसके अंदर एक्टिविटी जल्दी आ जाए। साल भर का अगर आप एक बच्चे को देखो, अगर वो बेबी बॉय है और बेबी गर्ल को रखो इस साल भर, दोनों की एज बराबर है, तो गर्ल का जो डेवलपमेंट हो वो ज़्यादा तेज होता है, चाहे वो स्पीच हो, है ना, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, चलना फिरना हो, कुछ भी हो, उसमें उसकी जो स्पीड है ज़्यादा तेज होती है। तो वही बात है, गर्ल्स एज ए ग्रुप टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर इन वर्बल फ्लुएंसी, इन राइटिंग, इन परसेप्चुअल स्पीड। ठीक है, बॉयज एज ए ग्रुप टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर इन विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, इन साइंस एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बॉयज को मैथमेटिकल में और साइंस में अच्छा माना गया है, स्टार्टिंग एज अर्ली एज 3, एज 3। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है स्कूलिंग। अटेंडिंग स्कूल मेक्स चिल्ड्रन स्मार्टर। Children from families of low socio-economic societies and those from families of high socio-economic societies make comparable gains in school achievement during the school year. ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं फ्रॉम फैमिलीज ऑफ लो सोशियो-इकोनॉमिक सोसाइटीज एंड दोज फ्रॉम फैमिलीज ऑफ हाई सोशियो-इकोनॉमिक सोसाइटी मेक कंपेरेबल गेन इन स्कूल अचीवमेंट ड्यूरिंग द स्कूल ईयर। तो स्कूल जो है वो भी सबके ऊपर, जो बच्चों के ऊपर जो है इंटेलिजेंस पे बहुत असर डालता है। फिर आता है पॉवर्टी। द मोर ईयर चिल्ड्रंस स्पेंड इन पॉवर्टी द लोअर देयर IQs टेंड टू बी, है ना। चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर एंड वर्किंग क्लास होम एवरेज 10 to 15 पॉइंट बिलो देयर मिडिल क्लास एज मेट्स ऑन IQ टेस्ट। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन फ्रॉम वेल्दियर होम्स स्कोर बेटर ऑन IQ टेस्ट देन चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर होम्स। क्या मतलब है? कंपेरिजन करेंगे अगर पुअर से। ठीक है, समझ में आ गया ये? क्यों अतुल नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? चिल्ड्रंस वाला लास्ट वाली लाइन बोलो, ऊपर वाली। चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर एंड वर्किंग क्लास होम एज एवरेज 10 to 15 पॉइंट्स बिलो देयर मिडिल क्लास एज मेट्स ऑन IQ टेस्ट। ठीक है, तो चिल्ड्रंस होते हैं लोअर एंड वर्किंग क्लास होम के, एवरेज 10 to 15 पॉइंट बिलो होते हैं वो मिडिल क्लास एज से। ठीक है, जो मिडिल क्लास होते हैं और उनसे जो लोअर क्लास वाले होते हैं वो 10 से 15 पॉइंट नीचे आते हैं, ये बात कहेगी। ठीक है, और लास्ट वाला, इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन फ्रॉम वेल्दियर होम्स स्कोर बेटर ऑन IQ, है ना। जो वेल्दियर है मतलब जो थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी में आ रहे हैं, जो मतलब वेल्दियर है मतलब कि जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इनका ज़्यादा है, उनका IQ टेस्ट अगर करेंगे तो वो उनका पुअर से थोड़ा सा अच्छा आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। ये रिपीट हो गया। ठीक है, अब आता है इंटेलिजेंस इन नर्सिंग। Knowledge about intelligence and its measurement is useful in understanding the nurse herself, her colleagues as well as patients. ठीक है, नॉलेज जो होती है अबाउट इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नर्स herself, her colleagues as well as patients. Nurses' guidance to the patient would be according to the patient's intellectual level. Knowledge about intelligence helps the nurse in diagnosing the mental subnormal or very superior intelligence patients. It helps in maintaining empathy but avoid emotional attachment. ठीक है, ये क्या करती है, आपको हेल्प करती है मेंटेन करने। एम्पैथी मतलब
सिंपैथी जैसे होता है वैसे एम्पैथी होता है। एम्पैथी क्या होता है? क्या हुआ बताइए, कौन बता रहा है? क्या होता है? सिंपैथी, सिंपैथी अलग है, ये अलग है, अपोजिट भी नहीं है, उससे मिलता जुलता है, सिमिलर है एम्पैथी, है ना। मतलब क्या है, वो किसी के साथ उनके संबंध रिलेशन रहते हैं अच्छे, है ना, एक वो बना लेते हैं, इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम किसी पेशेंट के जा रहे हैं, तो अगर आप किसी को पेशेंट आपके आ रहा है, मान लीजिए लंबे समय के लिए आ रहा है, तो आपका एक उससे वो बन जाएगा ना, उसके प्रति आपका एक रिलेशन बन जाएगा, है ना, लेकिन आप इमोशनली अटैच तो नहीं रहोगे उससे। तो वही बात कही है यहाँ पे, ठीक है। With a higher level of emotional intelligence, nurses are better able to adapt and understand the needs of their patients.